सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। तो फिजिक्स में अपन 13वां पाठ पढ़ रहे हैं। कल अपन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में पढ़ा था। आज अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दो प्रयोगों का अध्ययन करेंगे। पहला लेते हैं हर्ट्ज का प्रयोग। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए हर्ट्ज का प्रयोग। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए हर्ट्ज का प्रयोग। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए हर्ट्ज का प्रयोग। तो वैज्ञानिक हुआ था हेनरिच हर्ट्ज। एक्चुअल में वैज्ञानिक हर्ट्ज को श्रेय दिया जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज का, जो अपन 17वें अध्याय में पढ़ेंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए हर्ट्ज प्रयोग करा था। उस दौरान उसने बीच में प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना देखी। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना देखी, मतलब ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना उसको उस प्रयोग के दौरान देखने को मिली। तो इसने प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए भी अपना एक प्रयोग दे दिया। तो जब प्रकाश विद्युत तरंगों की खोज के लिए प्रयोग कर रहा था, तब हर्ट्ज ने देखा कि कैथोड के पास में किसी आग लैंप से पराबैंगनी प्रकाश से चमक उत्पन्न करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं, रोशनी उत्पन्न करते हैं। तब कैथोड के पास में स्फुलिंग तेज हो जाती है। जो धातु इलेक्ट्रोड होते हैं उनके बीच में स्फुलिंग चिंगारियां उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। तब उसने उस प्रयोग के ऊपर अध्ययन किया। तो उसने देखा कि जब भी किसी धातु इलेक्ट्रोड के ऊपर प्रकाश डालते हैं, तब धातु इलेक्ट्रोड के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, और धातु के अंदर जो धनात्मक आयन उनको बांधे हुए रखते हैं, उन धनात्मक आयनों के आकर्षण को तोड़ करके वो धातु की सतह से बाहर निकल जाते हैं। और इलेक्ट्रॉनों के धातु की सतह से बाहर निकलना, यही तो प्रकाश विद्युत प्रभाव है। क्लियर? तो लिखते हैं अपन हर्ट्ज के प्रयोग को। ये घटना हुई थी सन 1887 की। सन 1887 में वैज्ञानिक हेनरिच हर्ट्ज ने विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज के लिए किए गए प्रयोगों के दौरान प्रकाश विद्युत विसर्जन की घटना को प्रेक्षित किया। तो प्रयोग तो कर रहे थे विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए, और बीच में उनको प्रकाश विद्युत विसर्जन विक्रिया, प्रकाश विद्युत प्रभाव की उन्होंने खोज कर ली। प्रयोगों के दौरान हर्ट्ज ने यह प्रेक्षित किया कि जब
कैथोड को किसी आर्क लैंप के पराबैंगनी प्रकाश से प्रदीप्त करते हैं तब धातु इलेक्ट्रोडों के मध्य स्फुलिंग तेज हो जाती है। तो हर्ट्ज ने उस प्रयोगों के दौरान देखा कि प्रेक्षित करने का मतलब देखा कि जब कैथोड पर कोई भी प्रयोग करते हैं तो इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक प्लस धातु की दो छड़ें लेते हैं, एक प्लस का काम करती है, एक माइनस का काम करती है। जो प्लस का काम करती है उसको एनोड कहते हैं, जो छड़ माइनस का काम करती है उसको कैथोड कहते हैं। तो हर्ट्ज ने देखा कि कैथोड के ऊपर आर्क लैंप, बड़ी लाइटें होती है, जैसे शादी ब्याह में होती है नियॉन लैंप होते हैं, ठीक है ना, फॉक्स लाइट होती है जिसको आप बोलते हैं, ऐसे कैसे आर्क लैंप होता है जिससे पराबैंगनी प्रकाश मिलता है। तो उस आर्क लैंप की सहायता से कैथोड के ऊपर जब हर्ट्ज ने पराबैंगनी प्रकाश को डाला, उस इलेक्ट्रोड को उसके ऊपर प्रकाश डाल करके चमकाया, प्रदीप्त करना का मतलब है उसके चारों ओर पराबैंगनी प्रकाश से प्रकाश उत्पन्न करना। तो प्रदीप्त करते हैं तब देखा धातु इलेक्ट्रोडों के मध्य एनोड और कैथोड के मध्य स्फुलिंग तेज हो जाती है, चिंगारियां तेजी से निकलनी शुरू होती है। तब इन सब प्रयोग से हर्ट्ज ने कहा जब किसी धातु इलेक्ट्रोड पर प्रकाश आपतित करते हैं तब धातु इलेक्ट्रोड के पृष्ठ के समीप वाले इलेक्ट्रॉन धातु इलेक्ट्रोड के पृष्ठ पर चमकने वाले प्रकाश से पृष्ठ के अंदर उपस्थित धनात्मक आयनों के आकर्षण को पार करने के लिए ऊर्जा अवशोषित करते हैं, और पर्याप्त आवश्यक ऊर्जा प्राप्त कर वे इलेक्ट्रॉन
उत्सर्जित हो जाते हैं। तो इस प्रकार हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की कि भाई धातु इलेक्ट्रॉन ले लो, सीधी धातु भी ले लो, उसके ऊपर प्रकाश आपतित करते हैं, तब धातु इलेक्ट्रोड के पृष्ठ के समीप वाले इलेक्ट्रॉन धातु इलेक्ट्रोड के पृष्ठ पर चमकने वाले प्रकाश से धातु के अंदर धनात्मक आयनों के आकर्षण को पार करने के लिए ऊर्जा अवशोषित करते हैं, और जब उनको पर्याप्त ऊर्जा मिल जाती है तब वे धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित हो जाते हैं। तो ये कहलाता है हर्ट्ज का प्रयोग। क्वेश्चन बनता है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए हर्ट्ज के प्रयोग को लिखिए। तो ये आपको लिखना है, लिख लोगे, कोई समस्या? इसी तरह से आज हम दूसरा प्रयोग लिखते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए हॉलबॉक्स का प्रयोग। हॉलबॉक्स का प्रयोग ये भी इंपॉर्टेंट प्रयोग है। तो इसके लिए हॉलबॉक्स ने क्या किया, एक जिंक की ऋणावेशित छड़ ली, जिंक धातु की कैसी छड़ ली, ऋणावेशित छड़ ली, माइनस वाली छड़ ली, और उसको एक विद्युतदर्शी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? विद्युतदर्शी से। विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से अपन वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाते हैं। किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाले उपकरण को विद्युतदर्शी कहते हैं। तो विद्युतदर्शी जो होता है उसको जोड़ दिया उस धातु इलेक्ट्रोड के पास में, और उसके ऊपर पराबैंगनी प्रकाश को आपतित किया। तो देखा थोड़ी देर बाद में वह ऋणावेशित छड़ उदासीन हो जाती है। फिर उस उदासीन छड़ के ऊपर और पराबैंगनी प्रकाश को डाला, कुछ समय बाद में वो धनावेशित हो जाती है। धनावेशित छड़ के ऊपर और पराबैंगनी प्रकाश डाला तो उस छड़ के ऊपर धनावेश की मात्रा बढ़ गई। ऐसा हॉलबॉक्स ने अपने प्रयोग में देखा। तो इस प्रयोग को बार बार दोहरा करके उसने निष्कर्ष निकाला कि जब धातु की छड़ पर प्रकाश डालते हैं तो उससे ऋणावेशित कण उत्सर्जित होते हैं। उस समय तक इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, इसलिए हॉलबॉक्स ने उनको ऋणावेशित कण कहा था। जैसे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की तब ये स्पष्ट हो गया था कि हॉलबॉक्स ने जिन्हें ऋणावेशित कण कहा था वे इलेक्ट्रॉन थे। तो क्लियर ये हॉलबॉक्स का प्रयोग। लिखते हैं इसको अपन। सन 1881 में, यानी हर्ट्ज के लगभग 1 साल बाद, वैज्ञानिक हॉलबॉक्स ने एक ऋणावेशित जिंक की छड़ को एक विद्युतदर्शी से जोड़कर उस पर पराबैंगनी प्रकाश आपतित किया। तब उन्होंने देखा कि कुछ समय पश्चात वह ऋणावेशित जिंक छड़
उदासीन, अनावेशित हो जाती है, अनावेशित हो जाती है। अनावेशित जिंक छड़ पर पराबैंगनी प्रकाश आपतित करने पर कुछ ही समय में वह छड़ धनावेशित हो जाती है। और धनावेशित छड़ पर धनावेशित जिंक छड़ पर धनावेशित जिंक छड़ पर पराबैंगनी प्रकाश आपतित करने पर छड़ पर धनावेश की मात्रा बढ़ जाती है। धनावेश की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसा उसको इस प्रयोग के दौरान देखने को मिला। पहले ऋणावेशित छड़ थी, उदासीन हो गई, उदासीन छड़ धनावेशित हो गई, और धनावेशित छड़ पे और प्रकाश डालने पर उस पर धनावेश की मात्रा बढ़ गई। तब इस प्रयोग को बार बार दोहराने के बाद में हॉलबॉक्स को यह समझ में आया कि जब भी छड़ के ऊपर पराबैंगनी प्रकाश डालते हैं तब उसमें से ऋणावेशित कण उत्सर्जित होते हैं। क्या होते हैं? ऋणावेशित कण उत्सर्जित होते हैं। हॉलबॉक्स ने इस प्रयोग से निष्कर्ष निकाला कि जब ऋणावेशित जिंक छड़ पर पराबैंगनी प्रकाश डालने पर ऋणावेशित कणों के उत्सर्जन से छड़ उदासीन हो जाती है। उदासीन या अनावेशित जिंक छड़ पर उदासीन या अनावेशित जिंक छड़ पर पराबैंगनी प्रकाश डालने पर ऋणावेशित कणों के उत्सर्जन से छड़ धनावेशित हो जाती है। धनावेशित हो जाती है।
और धनावेशित छड़ पर पराबैंगनी प्रकाश डालने पर ऋणावेशित कणों के उत्सर्जन से छड़ पर धनावेश की मात्रा बढ़ जाती है, अर्थात धातु के पृष्ठ पर प्रकाश आपतित करने पर उससे ऋणावेशित कण उत्सर्जित होते हैं। उससे ऋणावेशित कण उत्सर्जित होते हैं। क्लियर ये बात? कोई समस्या? ठीक है, तो एक लाइन और लिख देते हैं। जे थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज होने पर यह स्पष्ट हो गया कि ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन है। हालांकि हॉलबॉक्स ने ऋणावेशित कण ही कहा था, लेकिन बाद में जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी तब ये माना गया कि ये जो हॉलबॉक्स ने ऋणावेशित कणों की बात की थी ये वास्तव में इलेक्ट्रॉन थे। मतलब धातु के पृष्ठ पर प्रकाश डालते हैं तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो इस तरह से हॉलबॉक्स ने प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाया। तो प्रश्न ऐसे मिल सकता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए हॉलबॉक्स के प्रयोग को समझाइए। तो ये इस तरह से आपको लिखना है। जिंक की धातु पर छड़ पर प्रकाश डालते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के कारण, ऋणावेशित कणों के उत्सर्जन के कारण उदासीन हो जाती है। उदासीन छड़ धनावेशित हो जाती है और धनावेशित छड़ के ऊपर धनावेश की मात्रा बढ़ जाती है। तो कुल मिला के धातु के पृष्ठ पर प्रकाश आपतित करने पर धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो आज ये दो प्रयोग समझ में आए। कल इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। गुड डे, थैंक यू।